मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर वजीर-ए-आज़म का इज़हार तशवीश। लॉकडाउन में नरमी का फैसला सूबे करेंगे, वजीर-ए-आज़म का ऐलान। अप्रैल का महीना मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से अहम। गंदम और चीनी बहरान के जिम्मेदार कब अंजाम को पहुंचेंगे, पूछेंगे रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ डॉक्टर शहबाज गिल से। और चेयरमैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में एक तरफ तो कोरोना का वायरस का खतरा है, दूसरी तरफ जो बहुत बड़ी खबर है वो आटे चीनी के बहरान के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो सियासी एक किस्म की सरगर्मियां हैं वो हर वक्त हर जगह पर छाई हुई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब जो कि पीटीआई के एक बड़े इंटेग्रल एसेंशियल पार्ट समझे जाते थे, वो इस वक्त नाराज हैं, सियासी तौर पर तन्हाई का शिकार है। खुद जहांगीर तरीन साहब ने जो अपने 2 इंटरव्यूज दिए उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके ताल्लुकात वैसे नहीं हैं प्राइम मिनिस्टर से जैसे कि माजी में रह चुके हैं। ऑपोजिशन का एक और ही मुतालबा है। ऑपोजिशन 2 बातों पर, खासतौर पर पीएमएलएन 2 बातों पर बार बार क्रिटिसाइज कर रही है। एक तो वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हुकूमत ने ये रिपोर्ट खुद लीक की है। दूसरी बात ये कि जो एक्शन है उसके हवाले से वो जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पर डाल रहे हैं। खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे शो पर थे कुछ दिन कबल, तब भी उन्होंने ये बात की। क्या कह रहे थे वो, लेट्स वॉच हिम। वजारत से दूसरी वजारत में अगर भेज देंगे प्राइम मिनिस्टर, ये सजा नहीं है। नहीं, वो तो उनकी मर्जी है ना, जिसको मर्जी कैबिनेट। सारे वहाँ करप्ट लोग बैठे हुए हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं। ये भी सारे करप्ट लोग हैं। मुझे एक बताते हैं जो शरीफ आदमी है उस कैबिनेट में। आप अगर करप्ट कह रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप बहुत सोच समझ के कह रहे हो। मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ। मैं नाम लेना नहीं चाहता। नहीं, मैं मुनासिब बात नहीं है। हमने आज निशानदेही कर दी है कि ये क्राइसिस पैदा हुआ है, 100 अरब का डाका है, या फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर या ये नालायक हैं या ये करप्ट हैं या ये दोनों हैं। जो लोग ईसीसी में बैठे थे, कैबिनेट में बैठे थे, जिन्होंने अप्रूव की समरी, क्या वो नालायक हैं या वो करप्ट हैं? मैं कहता हूं दोनों हैं। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन नाराज तो हैं गवर्नमेंट से, इस हवाले से, प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन वो माजी की बातों में भी एक दूसरी बात करे हैं। फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा कि 2013 के इलेक्शन पीटीआई बहुत बुरी तरह हार गई थी। अगरचे जिस वक्त धरना हुआ था उन इलेक्शंस में धांधली के खिलाफ, तो जहांगीर तरीन साहब फोर फ्रंट पर थे। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके घर पर हुआ करती थी। बट अब जहांगीर तरीन साहब उस इलेक्शन के हवाले से क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच हिम। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए। ठीक है, धांधली हमने छोड़ किया, धांधली हुई मगर चंद सीटों पे हुई। मैं सिर्फ चंद सीटों पे थी। सुने ना मेरी बात, और मैं खुल के बात कर रहा हूँ। मैं गया खान साहब के पास, मैंने कहा जी हमने अगली इलेक्शन जीतनी है, इस तरह जिस तरह हमने पिछली इलेक्शन लड़ी है और हमें टिकट दिए, हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा? मैंने कहा जी ये पंजाब का डेटा है, बाकी सूबों को भी दिया, मैं सिर्फ पंजाब का बता रहा हूँ। 50% सीटें 2013 में हम जब हारे, 50%, उसमें हम सेकंड में नहीं आए। हम टेबल पे नहीं थे, 3rd, 4th, 5th थे। और अगर आप पैमाना लगाएं कि जहाँ सेकंड आए हो मगर कम से कम 20% आपको वोट मिला, वो 66% ऐसे थे जहां हमें 20% भी नहीं मिला। मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज हैं। जब तक हम पॉलिटिकल फैमिलीज को नहीं लेके आएंगे, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं, क्योंकि धरना कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हम सभी रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त, और उस वक्त पीटीआई के अंदर कुछ लोगों में जो कि समझते थे कि धरने को बिल्कुल आखिर हद तक नहीं लेके जाना चाहिए, जो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, वो समझते थे कि जहांगीर तरीन साहब सबसे ज्यादा डटे हुए हैं इस मामले पर। और ये बात भी अगेन जो एक ड्राइंग रूम गॉसिप होती है इस्लामाबाद में, उस वक्त ये बात कही जाती थी क्योंकि जहांगीर तरीन साहब अपने हल्के से हारे हुए हैं तो इसलिए इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड करे हैं। बट आज बिल्कुल ऑपोजिट बात करें जहांगीर तरीन साहब उससे। जहांगीर तरीन साहब को अपने ओहदे से हटाने का ऐलान डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्विटर अकाउंट पे किया था। और क्या कहा था उन्होंने कहा जहांगीर तरीन को आटा और चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद ओहदे से हटाया गया। मजीद कार्रवाई इंक्वायरी कमेटी की हतमी सिफारिश
सिफारिशात आने के बाद होगी। जहांगीर तरीन ने डॉक्टर शहबाज गिल की ट्वीट के जवाब में एक अपनी ट्वीट की। उन्होंने कहा वो तो कभी भी टास्क फोर्स के सरबराह थे ही नहीं, क्या कोई उन्हें इस ओहदे पर फाइज करने का नोटिफिकेशन भी दिखा सकता है? बराए मेहरबानी अपने हकाइक दुरुस्त रखिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट हमारे साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। जरा सबसे पहले इस ट्वीट के हवाले से बता दें, जहांगीर तरीन साहब तो एग्री नहीं कर रहे आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, वो ट्वीट किया हुआ है, वो ट्वीट बड़ी सादा जुबान में है, उसका बल्कि आपने ट्रांसलेशन उर्दू में भी दिखाया, उस पर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई तज्जिया करने की ज़रूरत है। वो ट्वीट में जो मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मीडिया को देने के लिए मिला था वो मैंने ट्वीट कर दिया था। इस पर मेरा नहीं ख्याल कोई तज्जिया करके, जहांगीर साहब हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं पार्टी के और उनकी बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए, तो उनकी ना तहकीर मकसद थी पहले ना अब है, तो मेरा नहीं ख्याल इस पर किसी किस्म के तज्जिए की कोई ज़रूरत है। बट उन्होंने कहा कि क्या कोई नोटिफिकेशन दिखा सकता है? कोई नोटिफिकेशन था तो दिखा दे। मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। नोटिफिकेशन का मैंने आपको आपके था कि नहीं था? मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया कि इस पे कोई तज्जिए की जरूरत नहीं है। जो इस पे मेरा जवाब था वो मैंने ट्वीट कर दिया था, क्योंकि वो मुझे ऑफिस से कहा गया, जो मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिला वो मैंने ट्वीट कर दिया। So basically you're saying कि ये आप तो एक स्पोक्स पर्सन है, you're the messenger, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कहा या प्राइम मिनिस्टर ने कहा या आप, ये उनकी वर्ड्स हैं। हमारी पार्टी में हमारे एक ही लीडर हैं और उनका नाम इमरान खान है। हम सारे जो कुछ भी करते हैं वो अपने लीडर की डायरेक्शन पे करते हैं। ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया तो उनको अंदाजा भी होगा कि एक रिएक्शन भी होगा, कंसिडरिंग जहांगीर तरीन साहब बड़े करीबी साथी थे। सो आप थोड़े परेशान हुए थे जब आपको पता चला था आपने ट्वीट करनी है? देखिए, मैंने दोबारा जैसे आपको कहा कि जब आप अपनी किसी भी पोर्टफोलियो पे काम करते हैं तो उसमें आपकी एक चेन ऑफ कमांड होती है, और मेरे लीडर इमरान खान हैं और उन्होंने मुझे जो भी काम करने के लिए कभी भी कहा, पंजाब में या यहाँ पे, मैं हमेशा उनके कहने पे, उनके हुक्म पे वो काम किया। बिकॉज मेरी जो अपनी पार्टी के अंदर गाइडेंस है वो मैं अपने लीडर से सीख करता हूँ और वो इमरान खान साहब हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं तमाम सीनियर लीडरशिप की इज्जत भी करता हूँ। उसमें जहांगीर साहब एक बड़े मोहतरम है मेरे लिए। लेकिन अब अगर मेरे लीडर जो इमरान खान है वो मुझे एक चीज़ मीडिया से शेयर करने के लिए कहेंगे तो वो मुझे करनी पड़ेगी। राइट आपका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आटा और चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट खुद जारी की, लेकिन ये रिपोर्ट कुछ घंटे कबल लीक भी हो गई थी। लीक भी गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी और ऑपोजिशन इस बात पर क्यों एग्री नहीं कर रही? देखिए, वजह यह है कि पहली बात तो लीक अगर आप कहती हैं तो आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हम आपके थ्रू भी लीक करते हैं। ये यू नो इट वेरी वेल कि क्या आप लोग ही सोचते हैं? ये एक बड़ा मेरा नहीं ख्याल इस डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। उनका जरूर गवर्नमेंट में कोई सोर्स होगा, और जब होता ये है, हमेशा आप मीडिया को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, टॉप लीडरशिप डिसाइड करती है कि ये चीज मीडिया में देनी है। जब वो आपको अलाउ कर देती है तो फिर लोगों की कई दफा लोगों के साथ रिलेशनशिप होते हैं और उस वजह से किसी को खबर पहले मिल जाती है और किसी को लेट मिल जाती है। तो उनका रिलेशनशिप होगा किसी के साथ और वहां से उन्हें खबर चंद घंटे पहले मिल गई या 2 घंटे या 1.5 घंटा पहले मिल गई, जितनी देर में प्रॉपर, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी खबर के ब्रेक होने के विद इन फ्यू मिनट्स फॉर्मली प्रेस ब्रीफ जो है वो PID पे अपलोड हो गई थी। अब आप भी गवर्नमेंट के सिस्टम को अच्छी तरह से समझती हैं कि ये अगर प्रेस ब्रीफ एक PID पे अपलोड हुआ तो 2 घंटे 3 घंटे से तो काम हो रहा होगा ना। ऐसे तो मुमकिन नहीं है। PID की एफिशिएंसी सबको पता है। PID के किसी भी गवर्नमेंट इदारे की, क्योंकि एफिशिएंसी की बात नहीं होती। जब जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं PID या कोई भी, वहां ऐसे थोड़ी ना हो सकता है जैसे एक टीवी के ऊपर बोरिस जॉनसन साहब की माफ कीजिएगा मौत की खबर चला दी जाए। PID पे जब ये खबर चलती है तो लोग 2-3 दफा उसे पढ़ते हैं, प्रूफ रीड करते हैं, देखते हैं कि ये जानी चाहिए कि नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी टाइमलाइन देख लें,
लेकिन उसके बावजूद अगर मुनाफकत उनकी आंखों में उतरी हुई है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर वो उसकी टाइमलाइन देख लें तो, और या जब मैंने ट्वीट किया और ट्वीट के साथ ही पूरे मीडिया को पता है कि वो रिपोर्ट जिस तरीके से, और उस रिपोर्ट के जो सेलिएंट फीचर थे या जो इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट हमने मीडिया को प्रोवाइड किए, वो जितने मीडिया के जितने मेन लोग हैं उन सबको भिजवाए गए, तो वो टॉकिंग पॉइंट को 1.5-2 पेज के तो बने हुए थे। वो लोगों को इतनी सेंस तो है कि उनको डेवलप करने में को घंटा 2 घंटे का टाइम तो लगा होगा। तो दीज थिंग्स आर क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अपोजिशन का प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन के आप जरा एक एक करके बयानिए की बात कर लें। वोट को इज्जत दो, आपके सामने आ गया क्या बना। खैर वो पहले भी कभी वोट को नहीं, नोट को इज्जत दी थी, वोट को कहां देनी थी इन्होंने। उसके बाद हम अब हम बड़े जफाकश हो गए हैं। अब हम वो जनरल जिलानी, हम वो तमाम उल्टी सीधी हरकतें छोड़ गए हैं। अब हमने अपनी गलतियों से सीख लिया है। अब हम जमहूरी हो गए हैं। अब हम जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तरह फांसी पे भी चढ़ जाएंगे। उसके बाद हमने रोना शुरू कर दिया एक जाली बीमारी से, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। बहुत कुछ किया आपके सामने, बहुत प्रेशर बिल्ड किया, नहीं जा सके। एक हल्ले में, क्योंकि है ही नहीं कोई ऑपोजिशन का नहीं, वो तो कल ले लीजिएगा, कल ले लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू कि हम आप पे गवर्नमेंट पर आ जाते हैं, इफ यू विल अलाउ। तो मैं सिर्फ एक लफ्ज में आ जाऊं, एक लफ्ज में मैं आ जाऊं, मैं सिर्फ चले एक लफ्ज में कंक्लूड कर देता हूं कि उनकी सियासत में ना तो कोई और चीज उनके पास बची है सवाए इसके कि ये गलत हुआ और वो गलत हुआ। अभी आप अब्बासी साहब की बात सुना रहे थे, तो अब्बासी साहब से ये पूछना था कि 25 में से 3 बिलियन तो इस गवर्नमेंट में हुई। हम तो कह रहे हैं गलत हुई, इसीलिए हमने रिपोर्ट भी पब्लिश की। हमने पंजाब के फूड मिनिस्टर को भी सैक किया इसी पे। आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने किसको किया था जब 22 बिलियन दी थी? जब आप ये पूछा था। हाँ जी, और उसका जवाब दिया होगा। जवाब ये था कि मसला कीमत बढ़ाने का है। ओहो, सब्सिडी का कीमत तो पहले भी बढ़ी, कीमत तो 2010 में इनकी पंजाब में गवर्नमेंट की इस तरह नहीं बढ़ी। पंजाब गवर्नमेंट की कीमत 103 रुपए भी गई, 140 रुपए भी गई। अंडा जो था वो 100 रुपए वाला 10 रुपए वाला 100 पे गया, मुर्गी 100 रुपए वाली 300 पे गई। इन्हीं के हमजा शहबाज साहब बिजनेस करते हैं मुर्गी का। तो इस तरह नहीं बढ़ी, मेरा ख्याल उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ी। इस दफा कम बढ़ी, उससे 10 गुना ज्यादा कीमत बढ़ी। तो कहने का मतलब, भाई साहब बैठ जाइए आप, तशरीफ रख लें। तो कहने का मतलब मेरा आपको यह है कि आपको देखना यह पड़ेगा इस सारी सिचुएशन के अंदर कि ये इन लोगों ने 22 बिलियन की सब्सिडी दी। अगर 22 बिलियन की सब्सिडी ठीक है और 3 बिलियन की खराब है, तो फिर इससे बड़ी मुनाफकत के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। और उसके बाद वो वाली 22 बिलियन ईसीसी ने दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दी थी उस वक्त के। वो वाली काबीना ने अप्रूव की थी, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की थी। ये वाली 3 बिलियन जो है, इसका सारे का सारा प्राइम मिनिस्टर पे जाता है। मैंने आपको पहले कहा कि खोखले हो गए हैं, हार चुके हैं, अपने अंदर भी शैटर्ड हो चुके हैं, अपना बयानिया टूट गया है, मुल्क से भाग के गए बीमारी का बहाना लगा के, फिर बड़ी बीमारी का बहाना जो कि कोरोना लगा के वापस आए, मास्क पहन के कंप्यूटर के आगे बैठ के नारे मारते रहे। आप अभी तक देख लें, अवाम उनके बयानिए की बात नहीं हो रही। बयानिया कौन सा हो रहा है? इमरान खान साहब ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट सही दी, गलत दी, ऑल डिस्कशन इज अराउंड इमरान खान। ये लोग इररेलेवेंट हो गए हैं। इमरान खान साहब ने ये काम ठीक टाइम पे किया या गलत टाइम पे किया? ये महीना पहले करना चाहिए था या महीना बाद में करना चाहिए था? ये डिस्कशन है। ये लोग अब सियासी बौने हैं, इनकी तो कोई अब तो डिस्कशन भी नहीं है इनकी कोई। ओके, यू जस्ट रूल्ड आउट ऑपोजिशन कंप्लीटली, लेकिन ये आपका इस्तेहकाक है, आप जो भी इसके बारे में समझते हैं। वी हैव टू टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। ओके। एंड वेलकम बैक। शहबाज गिल साहब, एक और बात जो कि जहांगीर तरीन साहब ने जो स्टेटमेंट मैंने चलाई, वो धांधली जो 2013 के इलेक्शन में थी, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन बुरी तरह हार गए थे। पीटीआई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टेटमेंट के बारे में? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि जहांगीर तरीन साहब पॉलिटिक्स में बिल्कुल कोई नए नहीं, उनका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है और उनका बड़ा एक नाम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और मैं उसका एहतराम भी करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई में 2 तरह की राय है। एक राय है कि कन्वेंशनल पॉलिटिक्स हो, जिसमें पॉलिटिकल फैमिलीज और तमाम इलेक्टेबल्स को लेके हो, और एक ये था कि ब्रांड इमरान खान, जो विजन इमरान खान है, उसके ऊपर खड़े रहें और जो हमारा वर्कर है उसको आगे लेके आए। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसमें जो मिडिल क्लास से लोग आते हैं उनको बहुत मुश्किल जगह दी जाती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, जब मैं अमेरिका से आया
और मैंने पंजाब गवर्नमेंट में या पहले कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर साहब की, फिर पंजाब गवर्नमेंट में, फिर यहाँ, तो मुझे मेरी इवन अपनी पार्टी में उसकी जगह बहुत मुश्किल मुझे लगी शुरू में जगह अपनी बनाना, या जिसको कहते हैं अपनी स्पेस बनवाए जाना। अगर उसी की कंपैरिजन में आप किसी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हों, आपके वालिद दादा किसी बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी से हों, तो लोग आपको, भले आपकी कॉम्पिटेंसी कम भी हो, आप में कॉम्पिटेंसी लेस हो, तो वो मान लेते हैं, जिताया है पीटीआई को, वो लोग मान लेते हैं। मैं आपकी बात यहां तक इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ जब हम 2018 के इलेक्शन का डाटा देखते हैं, तो जो टिकट्स तो हमने दी थी अपने आइडियोलॉजिकल वर्कर को, अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर रहते हुए, वहां पे हमारा स्कोर बहुत अच्छा आया, वहां पे हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई। और जहां पे हमने डेविएट करके कंप्रोमाइज किया टिकट्स देने में, स्पेशली हमने बहुत सारा कंप्रोमाइज किया सेंट्रल पंजाब में, जिसमें आप लाहौर देख लें, जिसमें आप गुजरांवाला देख लें, जिसमें आप सियालकोट देख लें, जिन जगहों पे हमने कंप्रोमाइज किया वहां पे हमारे फैसलाबाद में बहुत अच्छा रहा हमारा रिजल्ट। आगे समुद्री में, जी समुद्री में, I think again, जी जहां पे भी हमने कंप्रोमाइज किया अपने वो वाली जो ट्रू आइडियोलॉजी इमरान खान है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लिया जाता है और उस ओपिनियन पे फैसले किए जाते हैं। कंफर्मिंग डॉक्टर साहब कि ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं पीटीआई में, हर जगह पे होते हैं, ये हर जगह पे होते हैं। स्कूल्स ऑफ थॉट तो मल्टीपल होते हैं, लेकिन पीटीआई में ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट, उसके मेंबर राजा रियाज और आप ने खुद ही कह दिया कि यू आर फ्रॉम द न्यू स्कूल ऑफ थॉट या फ्रॉम द अदर लॉट, तो उन्होंने आपके बारे में ये कहा है कि एंड इफ यूल अलाउ मी, कोट एंड कोट, उन्होंने कहा शहबाज गिल बड़ा लीडर बना फिरता है और जहांगीर तरीन पे तनकीद करते हैं, लेकिन वो फैसलाबाद आकर इलेक्शन लड़े तो काउंसलर भी नहीं बन सकते। योर कमेंट्स, ये आपकी पार्टी कही है? ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अगर इलेक्शन लड़ूं तो मैं, वो दुरुस्त कह रहे हैं कि शायद मैं काउंसलर भी ना बन सकूं। जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसमें ऐसा ही है। वो हमारी बात कर रहे हैं, आप हमारे देखें कितने बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ बड़े बड़े नाम होते थे, बड़े बड़े लीडर होते थे जब वो इलेक्शन लड़ते थे, जो साफ सुथरे क्लीन लोग हैं, तो चंद सौ चंद हजार वोट पड़ते थे। हाँ, लेकिन जब आपको किसी बड़ी पार्टी का टिकट होता है आपके पास, तो फिर आप इलेक्शन जीत सकते हैं। अगर अगला इलेक्शन आया और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे मैदान में उतारा, तो मेरी उनसे एक गुजारिश जरूर होगी, अगर वो मुझे कंसिडर करें राजा रियाज साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि मैं फैसलाबाद से हूं, तो अगर मुझे तहरीक इंसाफ ने वोट टिकट दिया तो फिर पता चल जाएगा मैं काउंसलर मुंतखब हो सकता हूं कि नहीं। हाँ, अगर उन्होंने टिकट ना दिया तो शायद मैं इंडिपेंडेंटली, वो सही कह रहे हैं, काउंसलर मुंतखब ना हो सकूं। और इंडिपेंडेंटली, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, और इंडिपेंडेंटली, वेरी गुड आंसर। और इंडिपेंडेंटली मैं ये भी बता दूं, इंडिपेंडेंटली मैं ये भी बता दूं कि पुरानी पॉलिटिक्स खत्म होगी। इंडिपेंडेंटली अब मैं, राजा साहब मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं ये राजा साहब को बता दूं कि इंडिपेंडेंटली वो भी अब काउंसलर नहीं बन सकते। मुझे याद है जब ये बनीगाला में बैठे हुआ करते थे आके अपनी टिकट लेने के लिए, तो इंडिपेंडेंटली नहीं, ये भी दुआ करें इमरान खान साहब को, उनके विजन को, जो बहुत सारे साल उन्होंने मेहनत की, 22 साल की स्ट्रगल, उसको कि ये जीते। वरना वो जो शहरी हल्का है, मैं जानता हूं वहां पे किसी जमाने में ये तो पोस्टर पाड़ के ये बन जाते थे एमपीए या जो भी। अब वहां पे पोस्टर पाड़ के आप एमपीए नहीं बन सकते। अब वहां पर आपको अगर जीतना है तो आपको ब्रांड इमरान खान का सहारा चाहिए था, और उस वजह से वो बन पाए। हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्टी मेंबर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त है कि बगैर टिकट के मैं वाकई काउंसलर नहीं बन सकता। ओके, आपने एक बड़ा डिटेल आंसर दिया है, क्योंकि डॉक्टर अताउर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो विल कम टू अनदर बिग प्रॉब्लम। आपसे एक सवाल मैंने और करना है डॉक्टर शहबाज गिल इस रिपोर्ट के बारे में, बट लेट मी टॉक टू डॉक्टर अताउर रहमान एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, एक तो पहले ये क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कल ये बात की कि लोग अब शायद इस मामले को इतना संजीदगी से नहीं ले रहे, लेना चाहिए संजीदगी से। आपके हवाले से भी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें आपने एक प्रोग्राम में कहा कि शायद ये वायरस म्यूटेट कर गया है, ये वो वाला वायरस नहीं है जो वुहान में था। बट अभी आपने मुझे ये प्रोग्राम से पहले भी ये बात बताई कि खतरनाक ये उतना ही है। सो जरा बताइएगा ये वायरस कितना खतरनाक है और लोगों में क्यों ये एक लेथार्जी की फीलिंग आ रही है इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी पूरा सीक्वेंस हुआ है जिनोम का। कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट्स जीन सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज हैं, इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम पे ही है क्योंकि मैंने ही बनाया था ये। तो वहाँ पे कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस हुआ है और उसमें पता चला है कि 9 जगह इसमें
तब्दीलियां आई हैं इसके स्ट्रक्चर में, 9 म्यूटेशंस हैं। ये कोई अजब बात नहीं है, अक्सर वायरसेस म्यूटेट करते हैं। और दूसरे जो ये एक स्ट्रेन जो हमने यहाँ से हासिल किया था डाउ यूनिवर्सिटी के पेशेंट से, उसमें से ये उसका आरएनए एक्सट्रैक्ट किया था और उसको देखा था। तो ये तब्दील हो गया है और हो रहा है, और ये तब्दील होता रहेगा इस तरह, और भी म्यूटेशन आपको वक्त के साथ मिलेंगी। ये कहना कि ये कम खतरनाक है या ज्यादा खतरनाक है, ये क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि बहुत सी म्यूटेशंस क्रिटिकल होती हैं और बहुत सी जो है इतनी अहम नहीं होती। तो इसको स्टडी करना पड़ता है और उसके बाद डिटेल स्टडीज के बाद पता चलता है। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है कि जो अमवात की जो शरह है वो खासी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। बैनुल अक़वामी स्टेटिस्टिक्स को अगर जब मुकाबला करें तो उससे जाहिर होता है कि ये जो है उसकी शिद्दत कम है इस वायरस की, या फिर हमारे यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है। दोनों चीजें हो सकती हैं। फैलाव जो कितना है इसका, इसके बारे में अभी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट हम इतने कम कर रहे हैं। हमने मुश्किल से कोई 40-45 हज़ार टेस्ट किए हैं जब से ये शुरू हुआ है। हमको रोजाना 50,000 या लाख टेस्ट करने चाहिए। और मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ रेगुलरली, ताकि इन पूरे टेस्टिंग की जो इसको बढ़ाया जाए। और हमने कराची में तो बढ़ाए हैं टेस्ट, जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस हॉस्पिटल के अंदर हमने यहाँ पे उनके 800 टेस्ट रोजाना करते थे, हमने कुछ PCR मशीन्स दी हैं, जिसकी वजह से वो 2,500 टेस्ट रोजाना की काबिलियत हो गई है। लेकिन मुल्क के अंदर हमें कम से कम 1 लाख टेस्ट होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कितने लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं। और रैंडम टेस्ट हमने अभी बिल्कुल नहीं कर रहे, या ना होने के बराबर है। जब तक रैंडम पॉपुलेशन को आप चेक नहीं करेंगे, सिर्फ सस्पेक्टेड पेशेंट्स पे आप टेस्ट कर रहे हैं, जाहिर है वहां तो आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन कितने % लोग मुब्तला हैं, तो डेटा इतना कम है कि बेस लाइन अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग इस वक्त मुब्तला हैं। लेकिन जो ग्रोथ रेट है, जो स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, और जो अमवात की शरह है, वो बहुत हौसला अफजा है। क्योंकि वो जो आप बैनुल अक़वामी स्टेटिस्टिक्स से मुकाबला करते हैं, तो पाकिस्तान की सूरत कहीं बेहतर है उनसे। राइट डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहबाज गिल, इस पे मैं आपसे सवाल ये है कि हुकूमत का प्लान है क्या? कब तक हमने लॉकडाउन में रहना है, और कब तक हम इस पे एक फिरोशियस टेस्टिंग कैंपेन शुरू करेंगे, जो कि डॉक्टर अता ने भी कहा, सब समझते हैं कि जरूरी है? देखिए फ्रिया, ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी वबा है जिसके बारे में इवन अगर हम देखें, माशाल्लाह चाइना ने इसके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल किया, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वहाँ पे भी ये मुड़के फिर कल भी अगर आप देखें तो पेशेंट्स उनके सामने आए, कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत जल्दी और बुरी तरह से हो रहा है। इस कदर हो रहा है कि अगर आप देखें तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम इसमें पॉजिटिव टेस्टेड हैं, और वो राइट नाउ उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि कब तक और इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। डेफिनेटली दुनिया में डिफरेंट मॉडल्स रन किए जाते हैं। हमारे यहाँ भी जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, उसमें डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, जो डिफरेंट दुनिया से जो डाटा है वो भी और पाकिस्तान के डाटा को भी रखकर डिफरेंट मॉडल्स रन करते हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को उस पर ब्रीफिंग दी जाती है, जिसकी फिर रोशनी में फैसले किए जाते हैं। और अभी तक जैसे उन्होंने कहा कि 14 के बाद देखा जाएगा, तो इसमें कोई हतमी राय देना इस टाइम बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। डिपेंड करता है हमारे लोग कितना मोहतात रहते हैं, कितना महदूद रहते हैं, और इसमें जो जितना महदूद है वो उतना महफूज है। सो जितना लोग महदूद रहेंगे, जितना लोग मेल जोल कम करेंगे, जितना लोग एक दूसरे से फासले पर रहेंगे, उतना इसका इम्पैक्ट कम होगा। और हमारे लिए लॉकडाउन को, जो हमने एक पार्शियल लॉकडाउन में कहूँगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री भी कुछ ना कुछ चल रही है, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, बेसिक फूड, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी फार्मेसी, हाँ जी, तो सॉफ्ट लॉकडाउन जो है वो उसको हम मजीद सॉफ्टर कर सकते हैं अगर लोगों ने हमसे कोऑपरेट किया। अगर कोऑपरेट ना किया तो फिर कंटिन्यू करना जाना पड़े। डॉक्टर साहब, इफ यू अलाउ मी, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने किस बात का खदशा जाहिर किया है। राइट आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वार्न किया है कि अगर ये सूरत हाल हो सकती है कि हॉस्पिटल में जगह ही ना रहे लोगों की, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। टेस्टिंग क्योंकि अभी उस पैमाने पर नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, इसलिए मोहतात अंदाजे के मुताबिक असल में इफेक्टेड लोगों की तादाद इससे काफी ज्यादा है जो कि रिपोर्टेड है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। एक बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिसकी कोई मिसाल नहीं है पहले। दो फिक्र है इस सूरत हाल की। एक के कोरोना की वजह से जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ने वाला है, लेकिन जो हम देख रहे हैं जिस तरह कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जो दुनिया का तजर्बा है, जिस तरह दुनिया में कोरोना जिस रेट पे बढ़ रही है, तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अप्रैल के आखिर तक हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। डॉक्टर अता, इस वक्त आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक असल में कितनी तादाद में लोग इफेक्टेड हैं? सही कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि टेस्टिंग इतनी कम हुई है। हमने कोई 40,000 टेस्ट कुल कंडक्ट किए हैं, और तो इस वजह से आप अमवात से बैकवर्ड शरह लगा सकते हैं कि क्योंकि अमवात कोई आपके पास 45 हुई हैं, और क्योंकि अगर 2-3 हफ्ते का अगर आप गैप लगाएं, जो आज अमवात हो रही हैं, तो ये बीमार कब हुए थे, अगर 3 हफ्ते का लगाएं तो 3 हफ्ते पहले अगर 2000 लोग थे तो इससे 45, अमवात की शरह जो है फिर भी रिलायबल है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो अफेक्टेड लोग होंगे वो 15 से 20,000 होंगे जो मुब्तला हैं। हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से ये कम आ रहे हैं, लेकिन तादाद जब जैसे आप टेस्ट बढ़ाएंगी तो सामने आएगी। लेकिन जो खुश आइन बात जैसे मैंने कहा है कि वो ये है कि इसकी सीवियरिटी यहाँ पे कम लगती है क्योंकि अमवात की शरह मुकाबलतन कम है, और दिस इज गुड न्यूज़। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इस महीने के आखिर तक और ख़ासतौर पर मई के अंदर ये तादाद खासी बढ़ेगी और फिर एक पीक पहुंचेगी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू होगा। अब वो पीक किस स्टेज पे पहुंचती है ये डिपेंड करता है कि आप समाजी फासले कितना रखते हैं, लॉकडाउन किस हद तक होता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इस वजह से ये प्रेडिक्ट करना। इलाज के हवाले से डॉक्टर अता, इलाज के हवाले से क्लोरोक्विन के बारे में भी कहा गया, क्या कोई इस वक्त पाकिस्तान में किस तरीके से इलाज कर रहे हैं, और क्या दुनिया में वैक्सीन के करीब हैं इस वक्त या नहीं? जी, हमारे टास्क फोर्स ने कोई 4 एरियाज में काम शुरू किया है, जिसमें से एक जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर है, और क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत कोई 500 पेशेंट्स के लगभग पे ट्रायल हो रहे हैं, जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरोक्विन वगैरह शामिल हैं। इस इंडस हॉस्पिटल कराची में भी क्लिनिकल ट्रायल्स अब शुरू हो रहे हैं, जिसमें एक एंजाइम होती है एंजियोटेंसिन, तो एस इनहिबिटर्स पे भी होंगे। फिर कुछ चाइनीज हर्बल ड्रग्स हैं जो कि चाइना में बहुत मुफीद पाए गए और उसको चाइनीज गवर्नमेंट ने मंजूर भी किया है। उनकी जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो TCM जो कहलाते हैं, उसके ऊपर भी हम यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स करने जा रहे हैं। वैक्सीन को आप भूल जाइए क्योंकि वैक्सीन जो है डेवलप होते होते 1.5-2 साल लगेंगे तो यू कैन फॉरगेट अबाउट वैक्सीन्स। नए ड्रग्स को भी भूल जाइए कि उसमें भी 10-15 साल लगते हैं और $4-5 अरब खर्च होते हैं इससे पहले कि कोई नया ड्रग आए। तो हमें एग्जिस्टिंग जो हमारे पास आर्मरी है ड्रग्स की, उसमें एंटीवायरल्स भी हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं, दूसरे ड्रग्स भी हैं, उनके अंदर ही से तलाश करना है और उसकी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर तलाश करने की। इसके साथ साथ एक और एरिया जिस पे काम हो रहा है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। डॉक्टर शहबाज गिल ना, ठीक है, तो टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। डॉक्टर शहबाज गिल, मैंने आपसे कहा था एक सवाल और हमने पूछना शुगर रिपोर्ट के हवाले से। 25 अप्रैल का बार बार जिक्र आ रहा है। 25 अप्रैल को आपने ट्वीट में भी ये कहा कि फिर मजीद फैसले होंगे। क्या हो सकता है, और क्या जो रिफ्ट है आपकी पार्टी के अंदर भी अभी इस हवाले से वो खतरनाक हो सकती है या कंट्रोल कर लेंगे आप लोग उसको? देखिए, एक बात फ्रीहा अंडरस्टैंड कीजिए कि पार्टी में बिल्कुल कोई रिफ्ट नहीं है। ये इसका कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो इंक्वायरी थी ये किसी एक शख्सियत के बारे में मार्क नहीं की,
ना ही इसमें एक शख्सियत का नाम आया है। ये इंक्वायरी शुगर की प्राइसेस बढ़ने पे, आटे की प्राइसेस बढ़ने पे ये इंक्वायरी हुई थी। इस इंक्वायरी की रोशनी में जो चीज़ें सामने आई वो ये आई कि सिर्फ 2017 में 15 अरब की सब्सिडी दी थी शरीफ हुकूमत ने, और इस साल में जो हमारा साल है इसमें सिर्फ 2 अरब 40 करोड़ की थी सब्सिडी, जिस पे हिसाब मांगा गया। हमारी हुकूमत क्योंकि आवाम के लिए अकाउंटेबल है, हम पहली हुकूमतों की तरह नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अकाउंटेबिलिटी दी, और जो हमारे प्रपोज्ड करने वाले थे, आज ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी है एक अखबार में। वो तो चीफ मिनिस्टर का मैं बताता हूं, देखिए चीफ मिनिस्टर साहब को किया जा सकता है इसमें इन्वॉल्व, लेकिन असल में जो हकीकत उस स्टोरी में भी है वो यही है कि फूड मिनिस्टर ने प्रपोज किया और फूड मिनिस्टर को सैक किया गया इस रिपोर्ट के बाद, या उनसे रिजाइन ले लिया गया। तो बुनियादी तौर पर मेरा आपको कहने का मकसद यह है कि इमरान खान साहब ने इसका हिसाब मांगा भी और हमारी हुकूमत ने इसका हिसाब दिया भी। अब क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं, जो इनका बैकग्राउंड में इनके लोग हैं, इनका सोशल मीडिया, तो ये जानबूझ के ये एक तासर दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई रिफ्ट है। पार्टी में रिफ्ट तो आप तब होती है जब आप कोई गलत काम करते हैं। इमरान खान साहब ने एक ऐसा काम किया है, अंसार अब्बासी साहब की और रिपोर्ट भी पढ़ी है। यू थिंक चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल सवाल नहीं होना चाहिए? देखिए सवाल तो सबसे आप कर सकते हैं, सवाल की ये बात नहीं होती। देखिए अगर अब आप एक प्रोग्राम कर रही हैं और उसमें आप एक सवाल पूछती हैं मुझसे, तो आपके डायरेक्टर न्यूज से भी सवाल होगा, आपके सारे लोगों से उसका सवाल होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई ऐसी गलत बात यहां होती है जो किसी सूरत भी किसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होती है, लेकिन असल में तो आप और आपके प्रोड्यूसर है ना इस टाइम जो जिम्मेदार है इस शो को जो कंडक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब कोई पार्लियामेंट की मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन असल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी मिनिस्ट्री की होती है जो प्रपोज करती है। तो मिनट्स में क्लियर है कि ये फूड मिनिस्टर ने प्रपोज किया था, ये चीफ मिनिस्टर ने प्रपोज नहीं किया था। अच्छा अब आगे चलते हैं, जो आपने रिफ्ट की बात की, बिल्कुल कोई रिफ्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है, मुझे भी बाकी तमाम लोगों को भी, कि किसी शख्सियत के खिलाफ फोकस नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में रिपोर्ट आई है जो शरीफ और जरदारी फैमिली ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था जिसमें हर साल सब्सिडी दी जाती थी और गरीब का खून निचोड़ा जाता था।